जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। सो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो कल ही आप सबको देखने में मिला। और आज है 1 फरवरी और आज के दिन बजट भी आपका सामने आ जाएगा। बट द बजट आने से पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जानना। तो चलिए इस पूरी वीडियो में हम हर एक पहलू, हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या बोला गया है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो पहला एक आप कह सकते हैं जो आर्टिकल था, ये जो पहला पेज था, बिकॉज आप सब जानते हैं अब डिजिटल ही पेश किया जाता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट पेज एंड उसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो बीच में चक्र बना है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें कहीं ना कहीं जरूर दर्शाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया का जो फोकस है कौन सी सब चीजों के अंदर। इसके अंदर एग्रीकल्चर भी दिया गया है, देन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी लिखा गया है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सो दिस इज देखिए विंड मिल्स टाइप बनाया गया है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, सो बहुत सारी चीजें हैं। डन। सबसे पहले जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो अगर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, बिकॉज दो चीजें हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा हम पढ़ते हैं बजट के बारे में। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है, जो बीता हुआ हमारा साल गया है उसके अंदर गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है, कौन से सेक्टर से हमें क्या देखने को मिला है, क्या हमने डेवलपमेंट्स किया है तो उस बीते हुए साल में। इसीलिए जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे को आर्टिकल देखेंगे तो उसके अंदर कैसे होगा 24-25। लेकिन वहीं जब हम बजट में जाते हैं तो बजट का मतलब आने वाले साल में जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो किस तरह से होंगी, तो बजट कैसे जाता है 25-26। तो आई होप आपका ये कंफ्यूजन भी अब दूर हो गया होगा। सो पार्लियामेंट के अंदर बजट से एक दिन पहले, सो आप जानते हैं कि अब हमारे देश में 1 फरवरी को जो है बजट पेश किया जाता है। सो उससे एक दिन पहले मींस जनवरी 31 को ही इसे सामने लाया गया। दूसरी बात करते हैं कि कौन है जो इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे को जो प्रिपेयर किया जाता है दैट इज द इकोनॉमिक डिवीजन, वी ऑल नो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके हेड रहते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और उनकी सुपरविजन में ही इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया जाता है। इस बार की अगर बात करें तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है कौन है, दैट इज द डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। सो ये इन्हीं के सुपरविजन में इस पूरे जो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया गया। अब चलिए हम चैप्टर वाइज चलेंगे, वी डू हैव द डिफरेंट चैप्टर्स इन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर के बारे में। और जब पहले चैप्टर की बात आती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी है उसकी इस पर्टिकुलर टाइम पे स्थिति क्या है। सो आप यहाँ पे कलर्स में देखेंगे 23 ब्लू है, 24 इज समवॉट मैरून एंड 25 इज अबाउट द जो एक ऑरेंज सा कलर है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देखेंगे वर्ल्ड के बारे में कि वर्ल्ड के अंदर ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। देन एईज मींस एडवांस्ड इकोनॉमीज के अंदर क्या है, एंड द एमर्जिंग, जैसे कि इंडिया जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया जैसे जो एमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका क्या स्टेट है। सो अगर नॉर्मली 24-25 को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड में लिखा गया है दैट इज द 3.8 और वही 25 के अंदर बोला जा रहा है 3.3। एमर्जिंग जो हमारी एडवांस्ड इकोनॉमीज है 1.7, 1.9, तो हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, चाहे बहुत ही कम प्रपोर्शन से मिल रहा है। एंड वहीं जब एमर्जिंग की बात करें तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर लाया गया। सो नो डाउट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है। आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आगे बात करी जाती है एलिवेटेड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। वी ऑल नो जैसे ही ग्लोबल लेवल पे कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी, कोई भी चीज खराब होगी तो सबसे पहले क्या इंपैक्ट होगा, ट्रेड। डन। सो देखिए एक इंडिकेटर जिसके द्वारा ये पढ़ा जाता है दैट इज द हाई वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स। डन। तो 2023 में जो 8.5 था अब बढ़कर 13.0 हो चुका है। सो दिस इज द इंक्रीज इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से जो हमारा ट्रेड है वो किस लेवल पे इफेक्ट हो रहा है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बारे में लिखा गया है, बिकॉज आप जानते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब होती है रिस्क है, तो उसके अंदर भी 2023 के अंदर इट वाज ओनली 121.7, लेकिन 24 में बढ़कर ये कहां पहुंच गया, दैट इज इन द 133.6। सो यस, दिस इज द डाटा व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे। अब उसी बीच में अगर हम भारत की बात करें
तो देखिए आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखेंगे, ठीक है? ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बीच में भी अगर एग्रीकल्चर की बात करें फिस्कल ईयर 15-24 के अंदर, तो 21-22 को इसमें से हटा दिया गया है रीजनिंग कोविड एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, सो ग्रीन इज विद द फिस्कल ईयर 25। तो एग्रीकल्चर के अंदर हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है कि थोड़ी बहुत इंक्रीज है। सो जो ऑरेंज पार्ट है दैट इज फॉर द फिस्कल ईयर 15 एंड 24, ध्यान रखिएगा। डन। सर्विसेज के अंदर तो देखिए ऑफ कोर्स ये ज्यादा है, लेकिन इस बार हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत जो 25 फिस्कल ईयर की बात करें तो हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जब ग्रॉस वैल्यू एडिशंस में देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस है। जीडीपी में भी अगर आप देख रहे हैं तो डिफरेंस है। तो इसका बोलने का मतलब ये है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी जो भारत है उसकी कंडीशन काफी हमें स्टेबल देखने को मिली। कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव या बहुत ज्यादा फर्क हमें इसमें देखने को नहीं मिला। सो हम बोल सकते हैं कि कुछ हमारी पॉलिसीज और उनकी वजह से जो हमारे एफर्ट्स है गवर्नमेंट के द्वारा, सो यस दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव मेंटेन्ड हियर। आगे बढ़ते हैं स्टेबल बैंकिंग सिस्टम इंडिकेटर्स। उससे जाने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, दैट इज द CRAR। देन तो उसके अंदर ये देखा, एक आपने CR और सुना होगा, दैट इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब क्या है कि जो बेसिकली अगर एक बैंक है उसके ऊपर कोई रिस्क आ जाता है, कोई मार्केट में प्रॉब्लम आ जाता है, सो हाउ मच कैपिटल दे डू हैव विद देम, ताकि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। सो नो डाउट उसके अंदर हमें काफी अच्छा एक इंक्रीज देखने को मिला है। तो सितंबर 2022 के अंदर जहां पे हम 16 पर थे, नाउ 24 में वी डू हैव इम्प्रूव टू द 16.7। तो नो डाउट बैंक की कंडीशंस हमें अच्छी देखने को यहाँ पर जरूर मिलती है। सेकेंड जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, दैट वाज द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स, द कार्ट एंड द हॉर्स। सो आप एक चीज देखिए, एनपीए का मतलब आप ऐसे समझे, मान लीजिए एक बैंक के पास जो है 100 रुपए उसने आगे क्रेडिट दिया है, लोन दिया या जो भी है, और उसमें से उसे पता है कि 10 रुपए कभी वापस नहीं आएंगे, तो उसमें हमें क्या बोल दिया जाएगा कि जो 10 रुपए है वो क्या है, एनपीए। मीन्स ये वो पैसा है जो बैंक द्वारा दिया गया था, लेकिन अब उसके वापस आने की जो है वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि मान लीजिए जिस इंसान को दिया गया था वो फ्रॉड हो गया या फिर उसकी कंडीशन ठीक नहीं, सो व्हाटएवर द थिंग्स। तो उसमें भी हमें इंप्रूव देखने को मिला। तो अगर आप देखेंगे सितंबर 24, यहां से देखिए मार्च 21 में अगर आप देखेंगे तो वो 7.3%, मार्च 22 में कम होकर 5.8% पे पहुंच गया, मार्च 23 पे 3.9%, देन मार्च 24 इट इज 2.8%, और करंट उस पे बात करें सितंबर 24 पे दैट इज द 2.6%। सो दिस इज अ वेरी हेल्दी अपडेट फॉर द, बिकॉज आपने बहुत अरसे से न्यूज में सुना भी होगा कि गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर द एनपीएस की कैसे हम इसको जल्द से जल्द ठीक करें। राइट हैंड साइड पे अगर बात करें, सो यस इंप्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एससीबीज रिफ्लेक्टेड इन द राइजिंग रिटर्न। और इसके अंदर भी आप देखें 21 के पास 0.7% था, और अगर 24 सितंबर की 2024 में बात करें तो ये भी इंक्रीज होके कितना हो गया, दैट इज द 1.4%। तो ये जितने भी हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी है या जो रिटर्न्स उनको आने हैं एसेट्स के ऊपर, उसके अंदर भी हमें अच्छा देखने को मिला है। तो ये दोनों के केस में अगर देखा जाए तो इनके जो एनपीएस है वो भी सही हो रहे हैं, ठीक है, वो दिन पर दिन कम होते जा रहा है। दैट्स अ गुड थिंग फॉर, बिकॉज अगर एनपीए आपके कम होंगे तो आपके बैंक की जो क्रेडिट या लोन देने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और वही जो उनके एसेट्स हैं बैंक के पास उसके ऊपर उनको रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सो यही मैं आपको बता रही थी बैंक क्रेडिट स्टेडी। बोलने का मतलब क्या है कि देखिए जी, अगर पहले जो एनपीए से बहुत ज्यादा होते थे तो ये समझ लिया कि बैंक का वो पैसा मर चुका है, डन, तो क्रेडिट कहां से देगा। लेकिन अगर एनपीए कम हो जाएंगे तो इस बैंक के पास पैसा है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोन देगा तो लोग उसको इकोनॉमिक पर्पसेस में यूज करेंगे। सो कहीं ना कहीं इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हैं तो फिस्कल ईयर 20 में इट वाज 103.7 और जो 6.1 उस पे है, और अगर नवंबर 2024 में बात करें हम बैंक क्रेडिट देने की क्षमता, सो दैट इज द 170.5। सो दिस इज द इंक्रीज वी आर नोटिसिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम। सो साथ ही में अगला जो हम बात करेंगे दैट इज द कैपिटल मार्केट्स के अंदर। सो वी ऑल नो कैपिटल मार्केट का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं से हमें पैसा बनाना है या पैसा हमें मार्केट के अंदर इन्फ्यूज करना है। सो अगर आप यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखेंगे, सो अलग अलग मार्केट्स हमें देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो बात कर रहा है कि 11.1 लाख करोड़ जो है वो प्राइमरी मार्केट से अप्रैल टू दिसंबर 2024 के अगर क्वार्टर की बात करें तो इसके बीच में 11.1 लाख करोड़ रुपए जो है मार्केट के अंदर इन्फ्यूज किया गया। ये 5% ज्यादा है सेम टाइम लिमिट में जो 24 फिस्कल ईयर 24, मतलब उससे पिछले साल में जितना पैसे हमने इन्फ्यूज किए थे मार्केट में प्राइमरी मार्केट द्वारा, उससे 5% जो है एक्स्ट्रा पैसे हमने इस बार यहां पर डाले।
सिमिलरली आईपीओस की बात करें, वी ऑल नो जब भी कोई कंपनी आती है और उसको अगर पैसा चाहिए तो वो शेयर्स बेचती है। पहली बार जब उनको शेयर इन्फ्यूज करना है तो ये वो आईपीओ के द्वारा करती है। सो 259 थे अप्रैल दिसंबर 24 के अंदर और 196 हैं कितने जब हम 23 की बात करें। सो 196 से 259 के आंकड़े पे हम जरूर पहुंच चुके हैं। और जो फंड रेजिंग की बात करें, सो इट इज 1,53,987 करोड़ और पहले कितना था, इट वाज द 53,023 करोड़। सो मतलब कम ज्यादा से ज्यादा 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा फंड जो है कंपनीज ने रेज किए हैं। नेक्स्ट वी टू हैव द नंबर ऑफ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, वो भी हमें डबल हो गए हैं। 2.9 करोड़ थे फिस्कल ईयर 21 में, नाउ वी डू हैव द 5.6 करोड़। तो यस, लोग इन्वेस्ट भी ज्यादा कर रहे हैं इन सब चीजों में। सिमिलरली डीमैट अकाउंट्स, वी ऑल नो डीमैट अकाउंट्स जब आपको खुद पर्सनली जो आप प्राइवेट उस पे आप चीजें इन्वेस्ट करते हैं। सो 33% है इस टाइम पे, पहले कितना था, 33% टू 18.5 करोड़ तक हमें रेज देखने को मिला है यहाँ पे। आगे बात करते हैं रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, बिकॉज एक बहुत बड़ा मुद्दा या जो बहुत बड़ा स्टेप या जो बहुत बड़ा फोकस था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट वाज द फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि हम हर एक ग्रास रूट लेवल तक के इंसान को, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो या चाहे रूरल से रूरल पॉपुलेशन का भी इंसान हो, वहां से भी हम इंसानों क्या करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब वो फॉर्मली बैंकिंग सेक्टर के अंदर एनरोल्ड होने चाहिए। सो उसी के लिए आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। पहले था ये 53.9 अगर बात करें मार्च 2021 में, और इस पर्टिकुलर टाइम पे इट वाज 64.2 बाय मार्च 2024 तक। रीजनल रूरल बैंक्स की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 26 स्टेट्स एंड यूटीज में ये प्लेस है। 14% शेयर है इनका सब ब्रांचेस के अंदर, देन 30% शेयर है इन रूरल ब्रांचेस के अंदर, एंड 92% ब्रांचेस है जो कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर स्थित है। 6.6 लाख करोड़ डिपॉजिट्स हमें देखने को मिले, 4.7 लाख करोड़ एडवांसेस हमें देखने को मिले। सो अगर आप नीचे और टर्म्स में जाएंगे तो देखिए एक लिखा है कि 31.3 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट हुआ, 3.2% है जो शेयर है डिपॉजिट अमाउंट सारे बैंक्स के अंदर, और 39.7% शेयर जो डिपॉजिट अमाउंट ये भी सब बैंक्स के साथ है। डन। सो नो डाउट यहाँ से ये जरूर देखने को मिलता है कि जो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो स्टेप स्टार्ट किया गया था आज के टाइम पे, इंडिया इज रियली डूइंग वेल इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑल्सो। अगले सेक्टर पे बढ़ते, अगले चैप्टर पे बढ़ते, तो अगले चैप्टर का जो नाम आता है दैट इज द एक्सटर्नल सेक्टर एंड गेटिंग एफडीआई राइट। सो आप लेफ्ट चार्ट में अगर एक चीज देखेंगे, सो दैट इज द ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज। वी ऑल नो, अगर हम इस साल की भी बात करें, पिछले फिस्कल ईयर की भी बात करें, सो वी डू हैव द डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो वॉर्स लाइक सिचुएशंस हो, चाहे कंट्रीज का एक दूसरे के ऊपर अटैक करना हो, चाहे टेरिटरी के लिए एक दूसरे से झगड़ा हो। सो वी डू हैव द डिफरेंट थिंग्स जो कि चल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि जैसे ही कोई इस तरह की टेंशन आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी, सबसे पहले इंपैक्ट क्या होगा, दैट इज द ट्रेड। सो आप राइट हैंड साइड पे देखिए दो आपको कलर्स दिख रहे हैं, वन इज द ब्लू कलर जो कि बात करेगा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ का, और जो रेड जो डॉटेड लाइन है दैट इज द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ। करेक्ट जी। सो द बेसिकली आप देख सकते हैं दोनों चीजों में फर्क, हाउ द थिंग्स आर गोइंग। तो रिबाउंड, दिस इज फॉर द ट्रेड रिबाउंड। करेक्ट जी। तो ये देखिए अगर 23, 24 दोनों के फिगर्स की अगर बात की जा रही है तो हमें कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलता है, और इससे कुछ चीजें हम जो यहाँ पे समझेंगे दैट इज हेयर ओनली। सो अब यहाँ पे अगर एक ट्रेड डेफिसिट की बात देखेंगे, सो देखिए जो ग्रीन कलर में दैट इज फॉर द 23, तो ग्रीन कलर में आप देखिए इट इज -190, और मतलब ट्रेड डेफिसिट हमें 190 पे है, और वहीं जब हम बात करें 24 की तो ये और बढ़ चुका है, दैट इज 211। और उसका रीजन क्या है, देखिए जब भी हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा दैट इज मतलब कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। जब आप कोई चीज बाहर ज्यादा भेजेंगे, बाहर कम भेजेंगे और इंपोर्ट आप ज्यादा करें, अपने देश के अंदर ज्यादा ला रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारे अंदर सेल्फ फॉर श्योर जो एक ट्रेड डेफिसिट है वो तो जरूर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए जो ये वाला कॉलम्स है दैट इज ऑफ द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड दिस इज फॉर द मर्केंडाइज इंपोर्ट्स। सो अगर हम बात करें 23 या 24 के अंदर, तो देखिए हमारे पास कितना है, इट इज 533, और इंपोर्ट कितना हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज 322। ठीक है। सो बेसिकली हमने एक्सपोर्ट कितना किया, दैट इज द 322 जो है हमने एक्सपोर्ट किया, जो हमने बाहर के देश में भेजा है, और हम अपने देश के अंदर कितना ले आए हैं, दैट इज द 533। एंड इसी रीजन की वजह से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सो आंसर क्या मिलेगा आपको, 211, एंड दैट इज वाई जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है हमारा हाई है यहाँ पर। डन।
राइट हैंड साइड पे देखेंगे सो आपको यहाँ पे नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के बारे में बोला जा रहा है, और जैसे नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 23 में इट वाज 255 और 24 के अंदर देखा जाए तो कंडीशन थोड़ी अच्छी हुई, दैट इज 273। सिमिलरली राइट हैंड साइड और भी बात करें सो नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स के अंदर, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स के अंदर सो 230 था हमारा 23 के अंदर, एंड नाउ वी डू हैव 251 इन द ईयर 24। सो नो डाउट मतलब ये दोनों चीजों में, चाहे नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या फिर नॉन जेम्स है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स है, उनमें जो नो डाउट कंडीशन हमें या उन्होंने अच्छा परफॉर्म यहाँ पे जरूर किया है। डन, आगे बढ़ते हैं। एंड वी ऑल नो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम रहते हैं हमेशा सर्विस ट्रेड सरप्लस है। सो अगर आपको यहाँ पे मर्केंडाइज से अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मर्केंडाइज का मतलब रहता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स ओनली, ठीक है, कि जब हम सिर्फ गुड्स की बात करें यहाँ पे, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज। तो सर्विसेज के अंदर देखेंगे आप तो देखिए 24 की अगर हम बात करें तो सर्विस जो हमने एक्सपोर्ट की है दैट इज व्हाट, दैट इज द 281 द, और वहीं पे अगर हम 23 की बात करें इट वाज 252। इंपोर्ट की अगर बात करें तो हमने इंपोर्ट की है सिर्फ 150 और पहले कितनी थी 132, तो इसीलिए हम सर्विस जो है बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। बोलने का मतलब क्या है, जो हमारे लोग हैं वो बाहर जाके ज्यादा काम कर रहे हैं, सो दैट इज द सर्विस ट्रेड सरप्लस। सो पहले जो अगर 2023 पे जाएं तो इट इज 120 ओनली, एंड नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम वी आर ऑन द नंबर 131। सो दिस इज द नंबर वी डू हैव फॉर द सर्विस ट्रेड सरप्लस। तो वहीं जहां पे मर्केंडाइज के अंदर, जब गुड्स के अंदर हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं गुड्स के केसेस में, सर्विसेज में वी आर ऑन द प्लस साइड ट्रेड सरप्लस, एंड आज से नहीं पहले से ही हमारा चल रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें नॉर्मली जो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके ऊपर काम करना होगा फॉर द एक्सपोर्टर्स पर्टिकुलरली, बिकॉज ट्रेड डेफिसिट अगर हमें मर्केंडाइज के अंदर कम करना है तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को हमें बाहर एक्सपोर्ट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट स्टेप्स वी कैन, पहले तो हमें लॉजिस्टिक्स को थोड़ा सा डेवलप करना होगा, इन्वेस्टमेंट्स को एनहांस करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, पॉलिसी रिफॉर्म्स करने होंगे ताकि जो पूरी की पूरी चेन होती है इसकी फ्रॉम मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट से लेके एंड तक उसके अंदर एफिशिएंसी हो जाए। देन पेपरलेस सर्टिफिकेट्स होने, EBRC आपने सुना होगा, दैट इज द ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, तो ये पेपरलेस होना चाहिए। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च होना चाहिए, मींस आप जानते हैं इस टाइम पे हर एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जा रहा है जहां पे आप एंटर कीजिए पूरा का पूरा काम आपका उसी एक प्लेटफॉर्म द्वारा हो जाएगा। लास्ट में बात करेंगे तो लॉन्च ऑफ DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप, तो यस नो डाउट सो दीज आर द इनिशिएटिव्स जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सजेस्ट किए गए हैं कि एक्सपोर्टर्स के लिए आपको ये सब काम करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो जब बात आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की या FDI इनफ्लोज की, मतलब बाहर के कितने लोग हैं जो हमारे देश के अंदर निवेश कर रहे हैं, और वहीं दूसरा एक टर्म और आता है दैट इज द रिपेट्रिएशन। बोलने का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे देश के अंदर निवेश करी तो ऑफकोर्स वो अपना प्रॉफिट बाहर भी भेजेगी ना, सो दैट इज कॉल्ड एज द रिपेट्रिएशन। अगर कोई अंदर कुछ चीज अंदर आ रही तो बाहर तो जरूर जाएगी, ठीक है जी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो 23-24 का लेते हैं, सो अगर हम FDI की बात करें 23 के अंदर वी डू है 47, और 24 के अंदर FDI जो हमारा आया था दैट वाज द 56 डन। और वही रिपेट्रिएशन की बात करें कि कितना पैसा बाहर गया, दैट इज 30, और बाद में इट इज इन USD बिलियन डॉलर्स, ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो एंड जो बाहर पैसे गए दैट इज 40। तो इससे एक चीज तो पिक्चर जरूर क्लियर होगी कि नो डाउट इंडिया के अंदर बिजनेस प्रॉफिटेबल तो जरूर है, बिकॉज अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो पैसा बाहर कहां से जाता है। देन सो दिस इज द थिंग। सो ये जो FDI हमारा सबसे ज्यादा आता है दैट इज इन द सर्विसेज सेक्टर, चाहे वो फाइनेंशियल है, इंश्योरेंसेज है, एंड दैट इज द 19.1%। सिमिलरली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर है 14.1%, ट्रेडिंग के अंदर 9.1% है। सिमिलरली और भी जैसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जीज है, तो इन सब चीजों के अंदर भी FDI देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है दैट इज इन द सर्विस सेक्टर, ठीक है, एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेकेंड नंबर पे। सो नाउ दिस इज द फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर अगर बात करें, सो अगर हम इंडिया की बात करें सितंबर 24 के अंदर, सो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफी हाई थे, इवन आज तक के सबसे ज्यादा हाई थे, दैट इज द 706। लेकिन उसके बाद अगर अभी करंट दिसंबर 24 की बात करें सो इट इज 640, एंड उसका रीजन क्या है, बीच में हमने अपने रुपी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कुछ खजाना या कुछ पैसा जो है वहां से निकाला गया था ताकि जो हम रुपी को थोड़ा सा हम क्या कर सके, स्ट्रेंथन अप कर सके। वी ऑल नो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जो पैसा है नो डाउट एक जो हमारे ऊपर डेट्स है उसके लिए तो रहता ही है, लेकिन आज जब हमें लगे कि हमारे जो रुपी की स्थिति है वो कहीं कमजोर हो रही है, बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे भी आपको पता है इट्स अराउंड की अगर डॉलर के कंपैरिजन में देखें तो इट इज अराउंड 86, पीछे 90 के आसपास भी पहुंच चुका था,
ठीक है। सो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट रुपी की जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सो ये तब फॉरेक्स रिजर्व से पैसा थोड़ा वो लिया गया था एंड नहीं तो आज तक का जो हाईएस्ट हम बात करें सो ये सितंबर 24 वो पहुंच चुका था 706 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। डन। आगे बात करेंगे फोर्थ चैप्टर की दैट इज द प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स। सो अब देखिए यहाँ पे तीन टर्म्स आपको देख रही है दैट इज द सीपीआई इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। सो बेसिकली जब हम मार्केट को स्टडी करते हैं सो वी गो विद द सीपीआई इन्फ्लेशन दैट मींस द कंज्यूमर पार्ट पे जो हमारी इन्फ्लेशन होती है। देन वी डू हैव द कोर इन्फ्लेशन। अब जैसे कि सीपीआई इन्फ्लेशन जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज ध्यान रखी जाती है कि जो हमारी सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पाई जाती है दैट इज ऑन द फूड इन्फ्लेशन और पेट्रोलियम इन्फ्लेशन। देन मतलब फूड के जो प्राइसेस है, पेट्रोलियम के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। इसीलिए जब हम सीपीआई इन्फ्लेशन में से फूड इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं या जो हमारी पेट्रोलियम इन्फ्लेशन है उसको माइनस कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिल जाता है दैट इज द कोर इन्फ्लेशन, मतलब वो जो एग्जैक्ट इन्फ्लेशन है। देन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन दैट इज द समर जो होल रेट उस पे, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्रीन पार्ट में सीपीआई इन्फ्लेशन पे तो देखिए दिस आपको लेफ्ट वाला इंडिकेटर देखना है दिस वन। तो अब यहाँ पे क्या पाएंगे अगर 22 की अगर हम बात करें सो यहाँ से और सेम अगर यहाँ बात करें 6 से अबव हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपको पता होगा तो जब इन्फ्लेशन की बात आती है तो मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी जो इनको बोला जाता है कि आपकी रहनी चाहिए अंडर 4, ठीक है। लेकिन जब आप कोर इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो आंकड़ा है वो कम आ जाता है और वही डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन आप देखेंगे 2 से भी कम आ जाती है। तो बोलने का मतलब क्या है, इनका कहना ऐसा है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है अगर हम फूड इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, जो टारगेट हमने रखा है उसी के अंडर हमें देखने को मिलती है। So headline inflation, headline excluding TOP, TOP is what? That is a tomato, onion, potato. So we all know कि जब भी आप मार्केट जाते होंगे तो टमाटर के भाव, प्याज के भाव या आलू के भाव जो कभी 20 रुपए किलो है तो कभी वो 100 रुपए किलो हो जाता है, तो इतना ज्यादा वेरिएशन आता है विद इन द मंथ्स, ठीक है, विद इन द डेज मंथ्स। अगर अभी आप 2-3 महीने पहले जाते तो टमाटर का भाव आई थिंक 1 महीना पहले भी टमाटर का जो भाव था इट वाज 80 और 100 रुपीज। आज चाहो टमाटर लेने इट इज 30 रुपीज के जी। सो दिस इज द वेरिएशन वी डू है, हर एक जगह का एक अलग वेरिएशन है बट इज जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है जी। सो वही यहाँ पे चीजें बोली गई तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन तो देखो कितना आ रहा है, अबाउट 5% से थोड़ा सा कम है। एक्सक्लूड जैसे हमने टीओपी को कर दिया तो देखो 4%, 5 से बहुत नीचे आ गया। और जैसे वेजिटेबल और पल्सेस दोनों को ही हमने एक्सक्लूड कर दिया तो ये बिल्कुल जितना हमने टारगेट सेट किया उसके अंडर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी ये सीएफ पाई, ठीक है, उसके अंदर भी देखिए सब एक्सक्लूड करते जाओ तो आपको टारगेट के अंदर मिल जाएगा। तो इससे एक चीज हमें जरूर समझ आए कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहा है, दैट इज विद द जब हमारी जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली फूड प्राइसेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रही है। सो इसके लिए नो डाउट गवर्नमेंट ने कुछ चीजें सजेस्ट भी की हैं, जैसे सीरियल्स के अंदर स्टेप्स हम लेते हैं कि स्टॉक लिमिट कर दी गई है वीट के अंदर, क्योंकि ज्यादा आप स्टॉक करके रखेंगे फिर मार्केट में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ओपन मार्केट सेल स्कीम्स है वीट और राइस के लिए। देन भारत ब्रांड लॉन्च हुआ है दैट इज अ वीट फ्लावर और राइस के लिए, वी ऑल नो दिस। पल्सेस है वो भी भारत ब्रांड के अंदर जा रही हैं, चना, मूंग, मसूर दाल, इनके लिए भारत ब्रांड लॉन्च कर दिया गया है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है देसी चना, तुअर, उड़द, मसूर, येलो। देन स्टॉक लिमिट्स पल्सेस के ऊपर भी इंपोज किया है। वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो सब्सिडाइज्ड सेल की जा रही है अनियन और टोमेटो के लिए, बफर स्टॉक रखा जा रहा है अनियन के लिए, बिकॉज आपको याद होगा बीच में अनियन 150 रुपए किलो तक पहुंच चुका था, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए नो डाउट गवर्नमेंट ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए। आगे बात करते हैं फिफ्थ टर्म पे, दैट इज द मीडियम टर्म आउटलुक, दैट इज द डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ। अब एक चीज यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे तो हम हाइलाइट्स की बात कर रहे हैं, तो एक चीज आप बार बार गवर्नमेंट की पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट उनका कहना ये है कि अब अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डीरेगुलेशन करना होगा। डीरेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे एक जो बैरियर्स हैं या जो कंट्रोल है या जो पॉलिसीज हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, उनको थोड़ा कम करना होगा ताकि जो हमारा मार्केट है फ्लेक्सिबली ग्रो करे, ठीक है। सो दिस इज द डिमांड ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम देखें सो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट कर रही है। सो इसी के लिए अभी हमें क्या चाहिए, हमें फोकस करना है डोमेस्टिक ड्राइवर्स के। बोलने का मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड लेवल पे चीजें चल रही है वो तो ऑलरेडी खराब चली थी, चाहे वो जियो टेंशन हो, चाहे वो क्राइसिस हो, कुछ भी हो, उनकी वजह से जो ट्रेड है वो अफेक्ट हो रहा है। सो इसी के लिए हमें डोमेस्टिक लेवल पे, हमारे खुद के देश के लेवल पे हमें फोकस करना होगा।
सो डीरेगुलेशन से क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट की, इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाएगी इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेस को। इकोनॉमिक फ्रीडम मिलने की वजह से चाहे वो इंडिविजुअल्स है, बिजनेस है, दोनों ही अपना एक जो इंटरनल ग्रोथ लेवल एक अच्छे ग्रोथ के लिए वो जरूर काम करें, बिकॉज देखिए नुकसान तो अपना कोई भी नहीं चाहता है। देन और दूसरी चीज उन्होंने बोला है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो ऑलरेडी फेज 1 है वो तो आप कर चुके हैं, साथ ही में उन्होंने कुछ और ज्यादा सजेशंस दिए हैं कि अब आपको ये पॉइंट्स भी करने चाहिए। अगर फेज 1 की बात करें सो रिड्यूस्ड कंप्लायंस बर्डन, ठीक है, तो मतलब जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनको टाइम और एडमिन कॉस्ट सेव करने के लिए काफी ज्यादा प्रावधान लिए गए। देन स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस क्या है, फॉर एग्जांपल जो प्रोसेस है इजी फ्लो रखा गया, डिजिटलाइजेशन कर दी गई, ठीक है, एंड डिजिटल मीन्स ऑफ इंटरेक्शन रखे गए, पूरा का पूरा पोर्टल में जो लाइसेंसेज है या फिर जो टाइम बाउंड है आपका वो कम हो जाए, इंसेंटिव्स दिए गए फॉर अलग अलग सेक्टर्स अलग चीजों से। सो दिस वाज द फेज 1 ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इनका कहना है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो फेज 2 है उसके लिए काम कीजिए, और उसके अंदर आपको क्या क्या करना है, लिबरलाइज स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल्स मींस मिनिमम नेसेसरी मैक्सिमम फिजिबल नॉर्मल, मतलब जितनी जरूरत उतना है, बे मतलब का एक्स्ट्रा आप वो मत करो कि ये भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांग लिए जाते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं है, सो वो मत कीजिए, आप इजी रखिए प्रोसेस को। लीगल सेफ गार्ड्स करिए एनफोर्समेंट के, ठीक है, मतलब जो प्रॉपरली लीगल जो सेफ गार्ड्स है वो दीजिए, टैरिफ्स और फीस को रिड्यूस कीजिए, ठीक है, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन जो है उन सब चीजों पे काम कीजिए। मींस ये जो सजेशंस है वो किसके लिए दिए गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फेज 2 जो गवर्नमेंट चाहती है कि अब अप्लाई किया जाए। अगले चैप्टर पे अगर बढ़े तो हमारा है इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल कनेक्टिविटी में जो भारत ने लास्ट ईयर में क्या क्या किया उसके ऊपर बात की गई है। फॉर एग्जांपल रेलवेज की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में वंदे भारत ट्रेन की बात की जा रही है और राइट हैंड साइड पे कोचेस की बात करी जा रही है। सो 2018-22 में जब हमारे पास सिर्फ 2 वंदे भारत ट्रेन थी, आज बात करें तो इट इज द 68 जो कि अक्टूबर फिस्कल ईयर 25 की बात की जा रही है। वहीं कोचेस जो 18-22 में बात की, इट वाज ओनली 32, और अब 25 फिस्कल ईयर अक्टूबर तक की बात की, इट इज द 900। सो नो डाउट वी डू हैव इंक्रीज इन दिस। सिमिलरली अगर सिविल एविएशन, पोर्ट्स और शिपिंग पे बात की जाए सो वी ऑल नो उड़ान के बारे में, तो उसके अंदर उड़ान एयरपोर्ट जो पहले हमारे पास मार्च 24 में 84 थे, दिसंबर 24 में आके कितना हो गया, दैट इज द 88। सो दिस इज द नंबर वी आर इंक्रीजिंग। सिमिलरली उड़ान रूट्स की बारे में बात करें, इट वाज 545 नाउ, उसके बाद दिसंबर में कितने हो गए, 619। सिमिलरली अगर शिपिंग और कंटेनर टर्न अराउंड टाइम, पहले तो आपको जानना जरूरी है टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपकी खुद की एक फैक्ट्री है, आपको बाय शिप उसको भेजना है कहीं पे, सो आपने जब ट्रक में लोड किया और वो पहुंच गया जाके उस पोर्ट पे, अब उस पोर्ट में आपके जो ट्रक है जिसमें भी आपने सामान भेजा था उसको शिप में लोड होने में और शिप से लोड होने में, उसका रवाना होने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड द टर्न अराउंड टाइम। ठीक है जी, जब आपका कंटेनर पहुंच गया पोर्ट के ऊपर, पोर्ट से उसको शिप में लोड होने में और उसके आगे रवाना होने में जो टाइम लगेगा। सो 24 के अंदर देखा जा रहा है इट वाज 48.1 आवर्स एंड द इंक्रीज इज व्हाट अप्रैल नवंबर की बात करें लास्ट फिस्कल ईयर की, सो दैट इज द 30.4। सो नो डाउट दिस इज अ ग्रेट आप एफिशिएंसी कह सकते हैं या करेक्शन कह सकते हैं स्टेप बाय द इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर ऑल्सो। पावर सेक्टर के अंदर बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, सो इट इज 9,943 करेक्ट। सो पावर जो एडिशन हुआ दैट इज 15,008। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन कितना है, 38,805 इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड ज्यादा से ज्यादा रिलायंस किसके ऊपर हो रहा है, दैट इज ऑन द रिन्यूएबल्स। अगर आप इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर की बात करेंगे, फिस्कल ईयर की, सो हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है दैट इज बाय व्हाट 47.1 जो है हम ऑलरेडी जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज बाय द रिन्यूएबल एनर्जीज। करेक्ट जी। तो नॉन रिन्यूएबल जो नॉन फॉसिल फ्यूल है या जो फॉसिल, ठीक है, तो नॉन फॉसिल मतलब सन, विंड इन सबसे, और जो फॉसिल फ्यूल है फॉर एग्जांपल कोल, तो उसमें हमें जो कमी कर दिया 32.9। सो वी नो सस्टेनेबल एनर्जी, क्लाइमेट, ग्रीन क्लाइमेट, ये सारी टर्म्स हर जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ये स्टेप्स लेना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है। नेक्स्ट टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी अगर हम बात करें तो भारत नेट प्रोग्रेस वी ऑल नो, तो दिसंबर 23 में इट वाज द 677। अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें जितनी ले की गई, सो इट इज 677,000 किलोमीटर्स।
और अगर 24 दिसंबर तक की बात करें तो 693,000 किलोमीटर्स। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इट वाज 8.0 लाख एंड अब इस पर्टिकुलर लास्ट जो लेटेस्ट है दैट इज 12.0 लाख। डन। टावर इंस्टॉल्ड इन लैक्स तो 7.9 लाख जो टावर्स थे वो इंस्टॉल थे दिसंबर 23 में। 24 में बढ़ के कितना हो गया दैट इज द 8.2 लाख। सो नो डाउट वी आर रियली डूइंग गुड इन दिस पर्टिकुलर थिंग आल्सो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट मिशन जल जीवन मिशन। तो नंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड जिनको अगस्त 2019 तक जो है मींस जो प्रॉपर आपके पाइप से जो पानी आ रहा है वो घर तक आपको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर जो आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये जल जीवन मिशन आई होप यू ऑल क्लियर कि आपके घर तक पाइप से जो है पीने का पानी आ रहा है, आपको कहीं बाहर जाके नहीं लेना पड़ रहा है। सो अगस्त 19 में सिर्फ 3.2 करोड़ लोगों को आता था। नवंबर 24 में नाउ इट इज 15.3 करोड़। देन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने 100% जिन्होंने फुल कवरेज ले लिया, मतलब वहां पे हर एक घर को ड्रिंकिंग वाटर जो है बाय पाइप उनके घर तक आता है। सो इट इज अरुणाचल प्रदेश, गोवा है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम। सो दीज आर द स्टेट्स विच टू हैव फुल कवरेज अंडर द जल जीवन मिशन। आगे बढ़ेंगे। सो ओडीएफ प्लस भी आप जानते होंगे कि पहले जब हमारी पहली बार ओडीएफ दैट इज द ओपन डेफिकेशन फ्री तो आया था, उसका जो सेकंड इसका फेज आया था दैट वाज द ओडीएफ प्लस, मतलब एक टॉयलेट से होने के बाद बाकी भी जो एमिनिटीज पे ध्यान दिया जाता है। सो अगर आप एज ऑफ 31 मार्च 24 मैप देखेंगे सो देखिए ग्रीन पोर्शन पे आप सिर्फ ध्यान दीजिए। तो ग्रीन पोर्शन मतलब मोर देन 75% जो है ओडीएफ प्लस है। ठीक है, हर एक जैसे मान लीजिए आपका खुद का एक गांव भी है तो उसके अंदर भी कुछ फेजेस होते हैं ओडीएफ प्लस पूरा बनने के लिए जो है उस कुछ फेजेस में। तो जो 75% से ज्यादा हो चुके हैं तो देखिए कितना कम ग्रीन दिख रहा है हमें, ये रहा। ठीक है, बट व्हेन वी आर कमिंग इनटू द 22 नवंबर 24 सो सी द इंक्रीज वी डू है, पूरा अच्छा सा ग्रीन हमें देखने को मिल रहा है। सो सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग गुड विद दिस आल्सो थिंग। तो इसमें भी हमें जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिल रही है। जैसे कुछ और इनिशिएटिव जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, अर्बन के केस में बात करें तो 1.18 करोड़ हाउसेस दिए गए हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेट्रो रेल सिस्टम 1010 किलोमीटर जो है ऑपरेशनल है 23 सिटीज के अंदर, और 980 किलोमीटर है जो अभी और अंडरवे है जो वहां पे काम चल रहा है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तो वही टैप वाटर कवरेज 70% है एंड मतलब इंक्रीज हो गया 70% से। सिवेज कवरेज जो है दैट इज बाय 62%। स्मार्ट सिटीज मिशन जब आपसे पूछा था कितनी स्मार्ट सिटीज है कितना कंप्लीट हो गया है, सो 93% जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटेड है। सिर्फ 13 जनवरी 2025 तक की अगर हम बात करें तो जो हमारे स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर स्मार्ट सिटीज थी तो यस दिस इज द अमाउंट जो कि हमने कवर कर रखा है। 7 चैप्टर इज अबाउट द इंडस्ट्री, ऑल अबाउट द बिजनेस रिफॉर्म्स डन। तो इंडस्ट्री तो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इंडेक्स तो आप देख सकते हैं 23, 24, 25 किस तरह से हमारा ग्राफ बीच में फ्लक्चुएट भी हुआ है, देन नॉर्मल उस पर भी आया। और जब भी हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम सबसे ज्यादा दो चीजें पढ़ते हैं चाहे वो कोई भी देश हो, दैट इज द सीमेंट एंड द स्टील। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो सीमेंट और प्रोडक्शन और जो हमारी बाकी जो प्रोडक्शन है स्टील की, तो देखिए हमें क्या देखने को मिला, इट इज इन मिलियन टन्स। तो देखिए कहीं ना कहीं ठीक है कुछ यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज दोनों चलता रहता है। सो इस ग्राफ से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। सो कंजम्पशन अब यहाँ पे देखिए अगर स्टील के कंजम्पशन के ऊपर अगर आप बात करेंगे सो सी कंजम्पशन हमारी थोड़ी सी ज्यादा है और प्रोडक्शन हमारी थोड़ी सी कम है, बहुत रेयर सा हमारा फर्क है। ठीक है जी, सो यस दीज आर द चार्ट्स। नो डाउट इंडिया जो है नो डाउट इंडस्ट्रीज में ठीक है, बट द पॉइंट इज आप भी जानते जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको काम करने की जरूरत है बिकॉज सर्विसेज सेक्टर जो है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड यही एक सेक्टर जो बिजनेस है ये ही है जो जॉब जनरेट करेंगे। एंड वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया का जो सबसे बड़ा फोकस है दैट इज द जॉब क्राइसिस। करेक्ट जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ट्रेडमार्क्स, आपको पता है कि अपने शार्क टैंक आप सबने देखा होगा, सारे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें लेके आते हैं कि प्रोडक्ट हमने बनाया है डन, तो उसके लिए पेटेंट लेना ट्रेडमार्क लेना। तो नो डाउट इंडिया इज रियली डूइंग गुड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो देखो अगर यहाँ पे आप देखेंगे पेटेंट्स ग्रांटेड इज इन द ब्राउन कलर और पेटेंट फील्ड इज इन द ब्लू कलर। सो देखिए 23-24 के अंदर सी द डाटा वेयर इज द चार्ट इज गोइंग। सिमिलरली ट्रेडमार्क्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेडमार्क्स फाइल्ड है यहाँ पे थोड़ा मतलब यहाँ पे गैप थोड़ा ज्यादा है कि जितना रजिस्टर किया और जिनको दिया गया, बट यस द मार्केट बता तो जरूर है कि हाँ कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं। देन डिजाइन फाइल ये देखो इक्वली इसमें दिखाया गया है, जितनों ने डिजाइन फाइल के लिए अप्लाई किया था उनको रजिस्टर्ड भी हो गए हैं। कॉपीराइट के लिए भी देखिए जिनको फाइल है और जिनके रजिस्ट्रेशन से डालना है, तो ये सब चीजें। सो नो डाउट इंडिया इज रियली डूइंग गुड ऑल दिस इन दैट। ठीक है,
8वें नंबर पे बात करेंगे सर्विसेज सेक्टर की, जो कि एक चैलेंज भी है डन, और हमारा बेस भी है। ठीक है जी। सो कैसे, तो आप जानते हैं सर्विस सेक्टर का जो हमारा चार्ट है वो हमेशा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। देखिए 13, फिजिकल ईयर 19, फिजिकल ईयर 25, तो हम अच्छे उसमें हैं डन। और जो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें, जो 2005 में 1.9% था, 23 में अंदर हम कितनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज अ 4.3%। सो वी आर रियली डूइंग गुड। सो जब भी ऐसे कुछ बात की जाएगी तो देखो कुछ चैलेंजेस भी होंगे, अपॉर्चुनिटीज भी होंगे और वे फॉरवर्ड भी होगा। तो जब चैलेंजेस की बात करें तो देखिए जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप है, जो ट्रेडिशनल हमारी सर्विसेज है, उनके लिए एक डायरेक्ट सुपरविजन या लैंग्वेज बैरियर्स हम फेस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जैसे कि एम्बेडेड सर्विसेज है, उनके लिए मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जा रहा है, एआई को सर्विसेज में रखा जा रहा है डन। तो वे फॉरवर्ड हमें क्या करना है, इन्हीं सब चीजों को मतलब हमें प्रॉपर स्किलिंग करनी है हमारे देश की, बिकॉज वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, सो नो डाउट इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है दैट इज इन द यंग पॉपुलेशन। लेकिन अगर उनके पास प्रॉपर स्किलिंग ही नहीं है तो हम क्या करेंगे उस चीज का। सो यस, दैट इज द पर्टिकुलर थिंग। सो एग्रीकल्चर वंस अगेन द बेस। तो इसके अंदर हमें कैसे इंप्रूवमेंट देखने को मिली, देखिए पहला जो इंडिकेटर बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। सो अगर आपको याद होगा या आपको पता होगा पहले क्या किया जाता था, जब भी फार्मर्स को या किसी को हम एग्रीकल्चर के लिए हमें उधार चाहिए होता था तो हम नॉर्मल जो नियर बाय मनी लेंडर्स है उनके पास जाते थे, तो बहुत ज्यादा हरास किया जाता था। लेकिन अभी क्या पाया गया है, इफ यू विल सी द नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो बहुत ही ज्यादा कम, मात्र 25% लोग हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे जो कि नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक और ना ऐसे किसी से पैसे पकड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी ये नंबर बहुत ज्यादा वरीसम है 25%, क्योंकि अभी तो काफी ज्यादा पॉलिसीज काफी सारी चीजें हो चुकी है, देन ऑल्सो वी डू हैव दिस नंबर, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जरूर हमें देखने को मिल रहा है। दैट ग्रोथ इन क्रेडिट फ्लो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, तो मतलब जो क्रेडिट या लोन्स जो दिए जाते हैं, आपको पता होगा कि बैंक गवर्नमेंट की काफी ज्यादा ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके अंदर विदाउट कोलेटरल या विदाउट किसी चीज से जो है इनको लोन्स दिए जाते हैं। सो फिजिकल ईयर 15 के अंदर इट वाज ओनली 3.47, लेकिन फिजिकल ईयर 24 की अगर हम बात करें 14.4 जो है ये मार्जिनल फार्मर्स को क्रेडिट अब मिलता है डन, सो बाय द पॉलिसीज एंड ऑल। माइक्रो इरिगेशन के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग मेजर्स जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, नेशनल बैम्बू मिशंस, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस तरह के जो काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स है जो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए इस सेक्टर को और ज्यादा पावरफुल करने के लिए। नाउ दिस इज द सेक्टर जो आज के टाइम पे हर जगह, बिना इसके बात ही नहीं है, हर जगह फोकस में है। कितनी भी बड़ी कोई डील हो किसी भी सेक्टर की हो, लेकिन इसके ऊपर हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ चैलेंजेस है, कुछ हमारे पास प्रायोरिटीज है। पहले बात करते हैं हम प्रायोरिटीज की। ब्रिंगिंग अडेप्टेशन टू द फोर फ्रंट गिवन हायर वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, बोलने का मतलब क्या, ऑफ कोर्स वी आर द इमर्जिंग इकोनॉमी, वी आर द डेवलपिंग इकोनॉमी डन। सो काफी सारी चीजें जो हमें अडेप्ट भी करनी पड़ रही है, लेकिन उसकी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज में प्रॉब्लम हो रही है डन जी। एमिशन को तो हमें रिड्यूस करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, लेकिन कहीं हमारी डेवलपिंग या जो हमारा डेवलपमेंट है उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डन। देन लाइफ मिशन आगे हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, हमारा फोकस किसके ऊपर है कि जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, जो लाइफ मिशन है उसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन ये जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस क्या है कि हम चाहते हैं क्या है कि 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, और साथ ही में हम कह रहे हैं कि 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशंस में जाना है, ठीक है। सो दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज जब आप डेवलपमेंट की तरफ भागेंगे तो यस आपके एमिशंस तो होंगी। देन इंटरनेशनल सपोर्ट की हमें जरूर कमी देखने को मिलती है, बिकॉज एज अ डेवलपिंग कंट्री हमें जो सहायता इंटरनेशनल उससे जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं देखने को मिलती है डन। तो ये सब चीजें हैं जो यहाँ पे इंडिया फेस कर रहा है। मिटिगेशन बायस तो एमडीबी क्लाइमेट जैसे इंटरनेशनल फ्लो जो है फंड्स का फॉर क्लाइमेट एक्शंस या जो भी है, इन सब देखो मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन दो वर्ड्स है। मिटिगेशन का मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज से बचना चाहते हैं, वो चीज अभी आकर नहीं हुई है। अडेप्टेशन का मतलब क्या हो, वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, नाउ यू हैव टू अडेप्ट डन। तो अगर मिटिगेशन उसमें फंड्स की बात करें तो दीज आर द चार्ट्स जो दिखा रहे हैं, तो ये इसीलिए इंडिया के लिए ये भी एक वरिसम रहा है क्लाइमेट के लिए। इंडिया की प्रोग्रेस की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमने जो टारगेट रखा था कि हम 50% जो है 2030 तक अचीव करेंगे, लेकिन ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड हाउ मच, दैट इज द 47% हम इस पर्टिकुलर टाइम पे अचीव कर चुके हैं।
फॉरेस्ट कवर के अंदर भी लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे जो बोल रहा है इंडिया का, उसके अंदर बोला है कि एडिशनल कार्बन सिंक जो दैट इज 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के जो हमने टारगेट जो रखा था हमने, दैट वाज कि एडिशनल कार्बन सिंक कितना होना चाहिए 2.5 टू 3 बिलियन, लेकिन ईयर कौन सा था 2030, करेक्ट। और यहाँ पे अगर बात है न्यूक्लियर देखिए 1.8% है, देन हाइड्रो इज 10.3%, विंड इज बाय 10.5%, सोलर से हम जनरेट करें 20.6%, डीजल से 0.1%, गैस और द लिग्नाइट 5.4%, कोल से 46.2%। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है दैट इज द द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी डू हैव द लाइफ मिशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, एंड लाइफ मिशन के अंदर दैट इज द लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मतलब आपको खुद का जो लाइफ स्टाइल है, आप एनवायरमेंट मतलब जो आपके हैबिट्स आप उनको डेवलप कीजिए। और माना ये जा रहा है कि अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज भी कर लें तो उसकी वजह मतलब क्लाइमेट के हिसाब से हैबिट्स को अडेप्ट कर ले तो आपका क्या होगा 13% जो ग्लोबल पॉपुलेशन रिड्यूस कर सकती है कार्बन एमिशन, कितना 20% से, मात्र इंडिविजुअल लेवल पे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। फिनिशिंग द फूड ऑन प्लेट कैन अवॉइड 90 kgs ऑफ एनुअल फूड वेस्ट पर पर्सन। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है खाना वेस्ट करने को, डाल लेते हैं प्लेट में एंड देन दे जस्ट वेस्ट। तो इनका कहना यह है कि आप सिर्फ उतना ले जितना आपको जरूरत है, उससे भी हम 90 kg जो है एनुअल फूड वेस्ट से पर पर्सन हम बचा सकते हैं। एक इंसान 90 किलो खाना बचा सकता है। कारपूल मतलब एक फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू द ऑफिस, है ना, और कोई अपने इंडिविजुअल गाड़ियां लेके जा रहा है, तो अगर हम कारपूलिंग करें, ठीक, कारपूलिंग मतलब एक गाड़ी, ठीक है, 5 लोग है, 5 लोगों की जगह तो 5 लोग उसमें जाए, अब अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उससे 7,80,000 राइड्स पर डे सेव 380 मिलियन लीटर्स ऑफ फ्यूल। सो जस्ट सी द नंबर्स जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो दीज आर द कैलकुलेशंस है। रिसाइकलिंग 1 टन ऑफ न्यूज़पेपर कैन अवॉइड 25,000 लीटर्स ऑफ वाटर वेस्टेज। ये कहा है कि नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंज, तो कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स हमें इसमें अडॉप्ट नहीं करने हैं। आगे बढ़ते हैं सोशल सेक्टर के अंदर की कैसे हमारे एक्सपेंडिचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो उसके अंदर भी हमें काफी इंक्रीज देखने को मिला सोशल सर्विसेज के अंदर, करेक्ट। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल जो बेसिक एमिनिटीज रहती है, जैसे गर्ल्स टॉयलेट 97.2% हमारा है, देन बॉयज टॉयलेट 95.2%, हैंड वॉश फैसिलिटी कितने उसमें 94.7% पे है। देन बट लेकिन प्रॉब्लमेटिक मुझे लगा यहाँ पे सबसे ज्यादा दैट इज द इंटरनेट, बिकॉज डिजिटलाइजेशन एरा इंडिया का, जब हम इंडिया का नाम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूपीआई में चल रहा है, उसी टाइम पे एक स्कूल में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी मात्र 53.9% है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देन निपुण भारत जैसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि एक बेटर एजुकेशन, देखिए जो हमारा यूथ है दैट इज द बेस, अगर वो स्ट्रांग है तो सब स्ट्रांग है। और यूथ स्ट्रांग कैसे होगा, एजुकेशन से स्ट्रांग होगा, एक्स्ट्रा स्किल से भी स्ट्रांग होगा। देन सो ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इस तरह के जो है अलग मतलब जॉयफुल लर्निंग एक्टिविटी स्टार्ट, जैसे नल्ली कली आपने सुना होगा कनाडा के अंदर। देन लाइफ स्किल्स, देन टिम टिम टेयर इनिशिएटिव, पीएमई विद्या चैनल, इस तरह के काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं रूरल इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, तो 7,70,983 किलोमीटर रोड लेंथ कंप्लीट कर दी गई है। मिशन अमृत सरोवर 68,843 पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन 11.8 करोड़ टॉयलेट्स, 2.51 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस कंस्ट्रक्टेड। नेशनल हेल्थ मिशन है, संसद आदर्श ग्राम योजना है, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। सो दीज ऑल आर द इनिशिएटिव्स जो हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए जो है रेगुलरली काम किया जा रहा है। हेल्थ फॉर ऑल, जैसे कि ओवर 14,000 जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं ताकि सस्ती दवाइयां आपको हर जगह एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल मेडिसिन जो हमारा एक सपना था। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज तो 23-24 से 93.5% जो फुल इम्यूनाइजेशन के अंदर आ चुका है। हेल्थ एंड बिल्डिंग के तो जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो 36.36 करोड़ आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी इशू किए जा चुके हैं। ई संजीवनी 31.19 करोड़ पेशेंट्स को ये सर्व कर रहा है। यू विन है 1.7 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन, 5.4 करोड़ चिल्ड्रन ट्रैक किए जाते हैं इससे। तो इस तरह के इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है फॉर द, ताकि हमारा हेल्थ सेक्टर क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। डन। नेक्स्ट वी टू हैव द एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, तो नो डाउट यहाँ पे अर्बन लेबर है, रूरल लेबर है, हर चीज पे काम की जाएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड वैसे भी इंडिया का माना जाता है इस पर्टिकुलर टाइम पे कि यंग पॉपुलेशन है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर पर्टिकुलरली बात करें फीमेल लेबर की, देखिए बिकॉज मेन लेबर जो है वो हमें पता है हमेशा से ज्यादा है, लेकिन अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये आया है कि जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है उसमें भी हमें सही देखने को मिला है। सो पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मान लीजिए 50 लोग हैं,
डन। 50 में से 20 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, तो लेबर जो फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना आएगा, दैट इज द 30। मींस 30 वो लोग हैं जो काम करना चाह रहे हैं, मीन जो एक तो कुछ करते हैं और जो चाह रहे हैं, दोनों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अंदर आएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपको मैप्स दिख रहे हैं, तो देखिए पर्टिकुलरली जो कंडीशन हम बात करें जो ऑरेंज रेड में है, सो बेसिकली यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार, इनकी स्थिति खराब थी। डन। 9 3 डन। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे जब अपडेटेड है, कहीं ना कहीं येलो की तरफ, मतलब प्रॉपर ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है लेबर के अंदर वो बहुत ज्यादा अच्छा है। बट यस एटलीस्ट इट इज वो रेड येलो से हटके येलोइश में आया, हल्का ग्रीनिश में आया है। सो नो डाउट हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। 9 से 25 पहुंच गया, 3 से 20 पहुंच गया। सो नो डाउट इट इज रियली डूइंग गुड इन दिस सेक्टर। ठीक है। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया, जैसे संकल्प है, पीएम कौशल विकास योजना है, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लाई गई, स्टार्टअप सपोर्ट दिया गया। देन वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस को एक्स्ट्रा सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लोन लेती हैं तो उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। ठीक है। 3% जो प्रोक्योरमेंट है वो सीपीएससी से रिजर्व कर दी जाती है, फुली सब्सिडाइज्ड सर्टिफिकेशन की जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है हेल्प किया जा रहा है। लास्ट में अगर बात करें चैप्टर में, सो दैट इज द लेबर इन द एआई एरा। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस पर्टिकुलर टाइम पे हर जगह अपनी जगह बना रहा है, सो ये कहीं ना कहीं क्राइसिस भी है और कैटालिस्ट भी है। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड यंग है, लेकिन अगर हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा तो जॉब्स कहां से आएगी। सो इसीलिए हमें इसे किस हिसाब से यूज करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। सो जैसे कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, अकेडमिया का, ताकि जो एआई है, जो लेबर है, ठीक है, लेबर ऑगमेंट होनी चाहिए, मतलब लेबर रिप्लेस नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेबर हमारी प्लेस होनी चाहिए। सो इस हिसाब से हमें स्किल्स डेवलप करने हैं। केयरफुल डिप्लॉयमेंट होना चाहिए लॉन्ग होराइजन के अंदर, ताकि मेन जो है, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि लेबर को ये रिप्लेस कर रही है। जो रिस्क है लेबर मार्केट्स के साथ, उनको मिटिगेट करना है, उनको हटाना है, जो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं। पास्ट टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन जो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हुए थे उनको ध्यान से देखा जाए। डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई प्रेजेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर लेबर रिच इंडिया। सो लेबर रिच इंडिया का मतलब क्या हुआ, जो इस टाइम पे हमारी यंग पॉपुलेशन, इस टाइम पे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बोल रहा है, तो उसे हमें एज अ कैटलिस्ट बनाना है, एज अ जो नेगेटिव पॉइंट है वो नहीं जानी चाहिए। सो चैलेंजेस टू स्केलिंग एआई, तो देखिए प्रैक्टिबिलिटी है, रिलायबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो इंश्योरिंग एआई रिलायबिलिटी इज क्रिटिकल फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। डन। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एआई एट स्केल क्या रिक्वायर, हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डाटा सेंटर्स चाहिए, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए। डन। तो ये सब चीजें हैं ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बूम की तरह ले, बूस्ट की तरह ले। ठीक है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, लेबर ऑगमेंट होनी चाहिए, लेबर प्लेस होनी चाहिए, लेबर रिप्लेस नहीं होनी चाहिए। सो दिस वाज द होल डाटा, होल थिंग व्हिच वाज रिप्रेजेंटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे 24-25 एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही इजीली, बहुत ही सिंपली विद दिस पर्टिकुलर पिक्चर्स एंड ऑल वी हैव डिस्कस्ड दिस। सो दैट वाज ऑल विद द इकोनॉमिक सर्वे। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज और मेरे बैचेस बैठे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही मेरे कोर्सेज फॉर इंडिया सीरीज कैट आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।